हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक मौर्यत्र काल। ठीक है, मौर्यत्र काल क्या है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जब जो भारत के इतिहास की जो एकता थी, राजनीतिक एकता जो थी, वो कुछ समय के लिए क्या हो गई, विखंडित हो गई थी। ओके, मतलब उसके बाद जो थे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वंश जो थे आए थे। तो वही बताया गया कि मौर्य के बाद कौन कौन से काल जो थे आए थे, तो उसी को लेकर जो है ये टॉपिक है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। कुछ देशी उत्तराधिकारी हुए तो कुछ विदेशी उत्तराधिकारी भी जो थे उस टाइम पर हुए थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देशी उत्तराधिकारी में देखिए, मौर्य साम्राज्य का जो लास्ट शासक था, मौर्य शासक वृद्धृत, उनकी हत्या की थी किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। हत्या करके कौन से वंश की नींव डाली थी? शुंग वंश की। उसके बाद कण्व वंश आया था, फिर आंध्र सातवाहन वंश आया था, और उसके बाद वाकाटक वंश आया था। तो ये तो थे देशी उत्तराधिकारी। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद रखना है। मौर्य के बाद शुंग, कण्व, सातवाहन और वाकाटक वंश आए थे। विदेशी उत्तराधिकारी में बात करें तो हिंद यवन, ठीक है, शक, फिर पार्थियन और फिर कुषाण, ये जो थे विदेशी उत्तराधिकारी थे। ओके, तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। किसका संस्थापक कौन था और किसकी काल में क्या क्या चीजें हुई, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए देखिए, सबसे पहले हुआ शुंग वंश। शुंग वंश में जो थे टोटल 10 शासक हुए थे, जिनमें से जो प्रमुख हैं वो दिए गए यहाँ पे। जैसे पुष्यमित्र शुंग हुआ, फिर अग्निमित्र था, सुज्येष्ठ था, वसुमित्र था, धनभूति था, काशीपुत्र था, भागभद्र था, और सबसे लास्ट जो था शुंग वंश का शासक वो था देवभूति। अब दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं। पहला कौन सा था? तो पुष्यमित्र शुंग था जो संस्थापक था। ओके, और जो लास्ट कौन था शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, ये पूछा जाएगा, तो देवभूति जो था अंतिम शासक था। ठीक है, देखिए पुष्यमित्र शुंग ने जो थी 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। पुष्यमित्र शुंग ने एक नए वंश की नींव डाली थी, वो था शुंग वंश। देखिए, अंतिम मौर्य शासक वृद्धृत की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व के करीब सेना का निरीक्षण करते वक्त कर दी, और एक नए राजवंश शुंग वंश की जो थी स्थापना करती थी। ओके, शुंग वंश के शासकों की राजधानी पूछी जाती है, तो ये याद रखिए, इसकी जो राजधानी थी शुंग वंश की वो थी विदिशा। ठीक है, कौन सी राजधानी थी? विदिशा। ये क्वेश्चन आता है तो इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यह पुष्य धर्म का पुत्र था और कट्टर ब्राह्मणवादी था। जो पुष्यमित्र शुंग था वो क्या था? कट्टर ब्राह्मणवादी था। उसने जो थे कई बौद्ध विहारों को भी नष्ट किया और भिक्षुओं की हत्या भी की। लेकिन बरहूत स्तूप किसने बनवाया? पुष्यमित्र शुंग ने। ओके, पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया था। कितने स्तूपों को? 84,000 स्तूपों को। लेकिन इसने एक स्तूप भी बनवाया जिसका नाम था भरहूत स्तूप। इंपॉर्टेंट है, भरहूत स्तूप किसने बनवाया? पुष्यमित्र शुंग ने। इसी ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे, और उसके पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। दोनों ही यज्ञ के जो पुरोहित थे वो कौन थे? पतंजलि थे। और इन्होंने ही, यानी कि किसने? पतंजलि ने ही महाभाष्य की रचना भी की थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कालिदास के मालविकाग्निमित्रम में पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र और यज्ञसेन की चचेरी बहन मालविका की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। मालविकाग्निमित्रम ये बुक पूछी जाती है, किसकी है? कालिदास की है। इसमें क्या बताया गया है? जो पुष्यमित्र का बेटा था अग्निमित्र और जो यज्ञसेन था उनकी चचेरी बहन मालविका के बीच की जो भी प्रेम कथा थी उसका वर्णन किया गया। किसमें? मालविकाग्निमित्रम में। तो यहां से नाम भी आप देख सकते हैं, मालविका, और उसका जो बेटा था पुष्यमित्र का अग्निमित्र। ठीक है, आगे देखिए। पुष्यमित्र शुंग कलिंग नरेश खारवेल से पराजित हुआ, जिसकी जानकारी खारवेल के हाथी गुम्फा विलेख से प्राप्त होती है। ठीक, तो हाथी गुम्फा विलेख कहां से प्राप्त हुआ था? खारवेल से प्राप्त हुआ था। ओके, और इसमें क्या जानकारी है? जो पुष्यमित्र शुंग था ये कलिंग नरेश खारवेल। एक क्वेश्चन आता है, एसएससी में पूछा जा चुका है कि कलिंग पर जो था, मतलब कलिंग का जो राजा था या कलिंग पर किसका शासन रहा है, तो वो थे खारवेल, नरेश खारवेल। ओके, ये याद रखिए। इसमें आगे है भागभद्र अथवा भागवत। ये जो था भागभद्र, ये शुंग वंश का 9वां शासक था। कौन सा शासक था? 9वां शासक था। और इसके शासन काल में के 14वें वर्ष हेलियोडोरस ने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ की जो थी स्थापना की थी। गरुड़ लिखा यहाँ पे, गरुड़ स्तंभ की जो थी स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, किसके सम्मान में? वासुदेव के सम्मान में। ठीक है, हेलियोडोरस तक्षशिला के यवन शासक एंटियोकस का राजदूत था। जिस हेलियोडोरस ने
विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था, वो तक्षशिला के यवन शासक एंटियोकस का क्या था? राजदूत था। ठीक है। जो हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ है, ये हिंदू धर्म से संबंधित एक प्रथम प्रस्तर स्मारक है, ये आप याद रखिए। ठीक है, गरुड़ स्तंभ। आगे है मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना भी जो थी इसी युग में हुई थी, और संस्कृत भाषा का भी पुनरुत्थान जो था शुग वंश के मतलब जब ये काल था उस वक्त जो था हुआ था। ठीक, चलिए अब बात करते हैं देवभूति की। तो शुग वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? देवभूति था, जिसकी हत्या जो थी 75 ईसा पूर्व में उसके सचिव वासुदेव द्वारा कर दी गई थी। किसने की थी? अंतिम शासक देवभूति की हत्या वासुदेव ने की थी। और कण्व वंश की जो थी स्थापना की थी। तो कण्व वंश का जो संस्थापक हुआ कौन हुआ? वासुदेव हुआ था। वसुदेव। ओके। और ये जो जानकारी मिलती है कि शुग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या वसुदेव ने की थी, ये महाकवि बाण के हरिश्चरित से हमें प्राप्त होती है। ठीक है। कण्व वंश का संस्थापक हम पढ़ चुके हैं, कौन था? देवभूति था। ओके। और इस वंश में 4 शासक हुए। कौन कौन से? वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। अब संस्थापक कौन था? वसुदेव था। और अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। अंतिम कण्व शासक सुशर्मा की हत्या 30 ईसा पूर्व सिमुक ने कर दी और एक नए राजवंश आंध्र सातवाहन वंश की नींव डाली। ओके। अब अंतिम कण्व शासक था सुशर्मा, उसकी हत्या की सिमुक ने, और एक नया राजवंश यानी कि आंध्र सातवाहन वंश की जो थी नींव रख दी गई थी। ठीक है। आंध्र सातवाहन वंश पढ़ रहे हैं तो देखिए सातवाहन वंश की जो स्थापना थी ये कब हुई थी? तो 30 ईसा पूर्व में जो थी सातवाहन वंश की स्थापना की थी किसने? सिमुक ने। ठीक है। सिमुक जो था प्रथम सातवाहन शासक था। ओके। और सातवाहन शासकों ने जो राजधानी थी वो कहाँ पर बनाई थी? देखिए इनकी प्रारंभिक राजधानी जो थी धान्य कटक यानी कि अमरावती थी। और सातवाहन का जो समाज था वो कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। ठीक है। इसके वंश का मूल निवास स्थान प्रतिष्ठान था और इसके शासक दक्षिणाधिपति व इनके द्वारा शासित प्रदेश दक्षिणापथ जो थे कहलाए थे। ठीक है। चलिए उसके बाद सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम जो था ये सातवाहन वंश का प्रथम योग्य शासक माना जाता है, और इसके जो भी उपलब्धि है इनका ज्ञान हमें मिलता है नासिक लेख से। कहाँ से? नासिक लेख से। पुराणों में जो है इसे कृष्ण का पुत्र कहा गया है। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसू यज्ञ कराया था। इसके समय के साहित्यकार होल ने गाथा सप्तशती नामक मुक्त काव्य की रचना जो थी की थी। ठीक। ओके। उसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था इस वंश का 23वां सबसे महान शासक था, और इसने किसको हराया था? शकों को हराया था। जो हमने पढ़े थे ना, विदेशी आकर जो बसे, ठीक है, विदेशी जो उत्तराधिकारी हुए उनमें शक भी थे, तो उन शकों को किसने हराया था? सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने हराया था। ओके। चलिए देखिए गौतमी पुत्र सातकर्णी वर्ण व्यवस्था का रक्षक और अद्वितीय ब्राह्मण जो इसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वर्ण व्यवस्था का रक्षक कौन किसे कहा जाता है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को और अद्वितीय ब्राह्मण कहा जाता है इन्हें। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वेणकटक की उपाधि जो थी धारण की थी। कौन सी उपाधि? वेणकटक की उपाधि। इसके घोड़े 3 समुद्र का पानी पीते थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजयों की जानकारी गौतमी बालासरी के नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। इसने शक शासक नयपान को भी हराया था। ठीक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो साम्राज्य था उत्तर में मालवा से लेकर नीचे दक्षिण में कर्नाटक तक जो था पूरा फैला था। ठीक। फिर इसके बाद गौतमी का पुत्र हुआ वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, जिसे प्रथम आंध्र सम्राट भी कहा जाता है। क्या नाम कहा जाता है इसे? प्रथम आंध्र सम्राट इसको कहते हैं। ओके। शक शासक रुद्रदामन ने वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को जो था 2 बार हराया था। ओके। और पुलवामी ने जो राजधानी थी अपनी वो आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पर प्रतिष्ठान में बनाई थी।
तो इनकी राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान या पैठान इसका नाम था, जो पुलवामी ने बनाई थी अपनी। ठीक है, उसके बाद है यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी जो था ये सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। ये कौन सा शासक था? अंतिम शासक था। और ये व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी माना जाता है। और उसके सिक्कों पर जो थे किसके चित्र बने हुए थे? जहाज के चित्र बने हुए थे। तो इसके सिक्कों पर जहाज या नाव के चित्र जो हैं मिलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखिए इसके बारे में। उसके बाद है पुलवामी चतुर्थ। इसके समय सातवाहन राज्य छिन्न भिन्न होकर 5 गौड़ शाखाओं में विभक्त हो गया था। 5 गौड़ शाखाओं में ये विभक्त हो गया। देखिए कौन कौन सा? वाकाटक, चतुवंश, पल्लव, इक्ष्वाकु और आभीर, पुलवामी चतुर्थ के टाइम पे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें वाकाटक वंश है। देखिए इस वंश का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति था। प्रवरसेन प्रथम, इसने 4 अश्वमेध और 1 वाजपेयी यज्ञ किया था। यही एक वाकाटक शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। किसने? प्रवरसेन प्रथम ने। ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय, ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह रुद्रसेन द्वितीय से किया और इसी से इसका पुत्र प्रवरसेन द्वितीय जो था उत्पन्न हुआ था। ओके, जो चंद्रगुप्त द्वितीय था विक्रमादित्य है, उसने अपनी बेटी का विवाह किया था रुद्रसेन से, रुद्रसेन के द्वितीय से, और फिर उनका बेटा हुआ था प्रवरसेन द्वितीय। ओके, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसके दरबार में किसको भेजा था? प्रवरसेन द्वितीय के दरबार में कालिदास को भेजा था। फिर है चेदी वंश, कलिंग पर। कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन था और इस वंश का सबसे महान शासक उसका पुत्र खारवेल था। ठीक है, तो खारवेल का पूछा जाता है ना कलिंग पर किसका शासन रहा, तो खारवेल का रहा था। ठीक है, और इसका चेदी वंश था ये, और इसके संस्थापक थे महामेघवाहन। ठीक है, तो इसके अलावा सातवाहन के बाद यही थे मेन। फिर आता है कुषाण वंश। भारत में कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो था कुलूज कड़फिशेस, और यह यूची कबीले का शक्तिशाली सरदार था। इसके नेतृत्व में यूची कबीला उत्तर के पर्वतों को पार करते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश किया था। यहाँ इसने यूनानी राजा हरमोयम नामक व्यक्ति को हराकर काबुल और कश्मीर पर अधिकार किया था। किसने? कुलूज कड़फिशेस ने। ये कुषाण वंश का संस्थापक था। ओके, उसके बाद विम कड़फेसिस है। कुलूज कड़फेसिस की मृत्यु के बाद विम कड़फेसिस जो था गद्दी पर बैठा, और चीनी ग्रंथ हाउ हांसू से पता चलता है कि इसने तक्षशिला और पंजाब क्षेत्र को विजिट किया था। ओके, और कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन हुआ था? कनिष्क हुआ था। तो वो नाम सभी ने सुना है, तो बट ये चीजें भी आपको याद रखिए कि संस्थापक कौन था, उसके बाद विम कड़फिशेस जो था गद्दी पर बैठा था। ओके, इसे भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? विम कड़फिशेस को। इसने सोने और तांबे के सिक्के चलाए थे। कौन से सिक्के चलाए? सोने और तांबे के। भारतीय प्रभाव से प्रभावित इन सिक्कों में एक और यूनानी लिपि और दूसरी ओर जो थी सिक्कों में कौन सी लिपि खुदी हुई थी? खरोष्टी लिपि खुदी हुई थी। इसके कुछ सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति बनी हुई है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि विम कड़फिशेस शैव धर्म का उपासक था और इसने महाराज धीराज, महेश्वर, सर्वलोकेश्वर इनकी उपाधि जो थी धारण की थी। फिर बात आती है कनिष्क की। विम कड़फिशेस के बाद कुषाण वंश की बागडोर कनिष्क के हाथों में आ गई थी। कुषाण शासकों में कनिष्क सबसे महान एवं योग्य शासक था। इसके काल में कुषाण शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर थी। कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि कौन सी है? 78 ईसा पूर्व, और यहीं से शक संवत का प्रारंभ माना जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये याद रखिए। ओके, कनिष्क ने पुरुषपुर यानी कि पेशावर को अपनी राज्य की राजधानी बनाया था, और इसके राज्य की दूसरी राजधानी थी मथुरा। कनिष्क की विजयों में सबसे महत्वपूर्ण विजय जो थी वो थी चीन पर थी। कनिष्क ने चीन के हन राजवंश के शासक पान चाओ को हराया था। और किस धर्म का अनुयायी था ये पूछा जाता है, तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था कनिष्क। और कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कश्मीर वाला। इस संगीति के अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अशव घोष। यहीं पर बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान संप्रदाय यानी कि चौथी जब बौद्ध संगीति हुई थी उसी वक्त उसके बाद जो था जो बौद्ध धर्म था ये 2 संप्रदायों में बट गया था। ठीक है, इसी संगीति में महाविभाषा नामक पुस्तक का संकलन किया गया था, और इस पुस्तक को बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी जो है कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसको कहा जाता है, तो महाविभाषा नामक पुस्तक को कहा जाता है। इस पुस्तक में तीनों पिटकों पर लिखी गई टीकाएं संकलित हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी होते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था। ठीक है, मतलब उनको भी वो मानता था। गांधार कला शैली या मूर्ति कला।
गांधार कला शैली का विकास कनिष्क के काल में गांधार में हुआ था। इसे इंडो ग्रीक शैली या ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी जो है कहा जाता है। इस काल में बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियों वाले मूर्तियां जो थी काले स्लेटी पाषाण से बनाई गई है। ठीक है, उसके बाद है मथुरा कला शैली। इस कला शैली का जन्म कनिष्क के समय मथुरा में हुआ था और इस शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। इस शैली में बौद्ध, हिंदू, जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ और बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय भी इसी शैली को जाता है। कौन सी को? मथुरा कला शैली को। ठीक है, उसके बाद है कुषाण वंश के सिक्के। सर्वप्रथम सर्वाधिक मात्रा में कुषाणों ने सोने और तांबे के सिक्के जारी किए थे। कनिष्क ने तांबे के सिक्कों पर बलि वेदी पर बलि देते हुए दर्शाया गया है। ठीक है, कनिष्क के अब तक प्राप्त सिक्के यूनानी और ईरानी भाषा में मिलते हैं। कुषाणों ने चांदी के सिक्के नहीं चलाए थे, सिर्फ सोने और तांबे के सिक्के चलाए थे, कुषाणों ने चांदी के नहीं चलाए थे। कनिष्क कुषाण वंश का पतन देखिए, कनिष्क की मृत्यु के बाद कुषाण वंश का पतन प्रारंभ हो गया। कनिष्क के बाद उसका अधिकारी वाशिष्क, जो उत्तराधिकारी जो था वाशिष्क, वो गद्दी पर बैठा था और उसने मथुरा और समीपवर्ती क्षेत्रों में शासन करता था। इसके बाद क्रमशः हुविष्क, वासुदेव शासक जो थे हुए थे। योग्य उत्तराधिकारियों के अभाव में यमुना के तराई वाले भाग पर नाग लोगों ने अधिकार कर लिया। साकेत, प्रयाग एवं मगध को गुप्त राजा ने अपने अधिकार में कर लिया और नवीन राजवंशों के उदय ने भी कुषाणों के विनाश में सहायता, यानी कि अलग अलग वंशों ने जो कुषाण वंश था उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो कुषाण वंश हमने पढ़ लिया था। बाकी जो और रहे इंडो ग्रीक, शक और पल्लव को भी पढ़ लेते हैं। कुषाण यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट था क्योंकि कुषाण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते, तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। चलिए, भारतीय के यवन राज्य देखिए। भारत पर आक्रमण करने वाली विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम दिया गया है। कौन कौन? इंडो ग्रीक मीन्स जो हमने पढ़े थे अभी, हिंद, यवन, शक, पहलव या पार्थियन और कुषाण। ठीक है, देखिए इंडो ग्रीक। भारतीय सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय किसे है? डेमेट्रियस प्रथम को है। इसने 183 ईसा पूर्व के लगभग पंजाब के कुछ भागों को जीत कर साकल यानी कि आधुनिक सियालकोट को जो था अपनी राजधानी जो था बनाया था। तो सियालकोट को राजधानी किसने बनाया था? डेमेट्रियस प्रथम ने। डेमेट्रियस ने भारतीयों को राजा की उपाधि धारण की और यूनानी तथा खरोष्टी दोनों लिपियों वाले जो थे सिक्के इन्होंने चलाए थे। डेमेट्रियस के उपरांत यूक्रेटाइडस, कौन? यूक्रेटाइडस ने जो थे भारत के कुछ हिस्सों को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी जो था बना लिया था। मिनांडर जो थे ये सबसे प्रसिद्ध यवन शासक थे। इसने भारत में यूनानी सत्ता का स्थायित्व जो था प्रदान किया था। ओके, मिनांडर ने नागसेन यानी कि नागार्जुन से जो थी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? मिनांडर ने ही जारी किए थे। ठीक है, सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने ही लेख वाले सिक्के यानी कि मुद्रा लेख तथा सोने के सिक्के जो जारी किए थे। मिनांडर की कांस्य मुद्राओं पर धर्म चक्र का चिन्ह मिलता है। भारत में यवनों का प्रथम आक्रमण जो था ये पुष्यमित्र शुंग के समय पे हुआ था, जिसका उल्लेख गार्गी संहिता और मालविका अग्निमित्रम में भी मिलता है। गांधार एवं मथुरा की बुद्ध व बोधिसत्वों की मूर्तियों पर यूनानी और रोम कला का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यूनानियों के बाद शक आए। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। ये अपने आप को क्या कहलाते थे? क्षत्रप जो था इन्हें कहा जाता था। शक जो था ये 5 शाखाओं में विभाजित था, जिनमें प्रथम अफगानिस्तान, दूसरी पंजाब में थी, राजधानी तक्षशिला थी, तीसरी मथुरा, चौथी पश्चिमी भारत और 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन में जो था अपना प्रभुत्व स्थापित किया था और इनकी राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला। भारत के शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और शक शासकों की भारत में 2 शाखाएं होगी, उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप। उत्तरी में तक्षशिला और मथुरा के थे और नासिक और उज्जैन के पश्चिमी क्षत्रप थे। शकों का प्रसिद्ध शासक रुद्रादमन प्रथम। शकों का कौन सा था प्रसिद्ध शासक? रुद्रादमन प्रथम हुआ, जिसके राज्याधिकार में सिंध, कोंकण घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात का एक बड़ा भाग था। रुद्रदमन ने गिरनार पर्वत पर स्थित काठियावाड़ के अर्ध शुष्क क्षेत्र के प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत जो थी कराई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? तो रुद्रदमन ने करवाई थी। रुद्रदमन संस्कृत का एक बड़ा प्रेमी था। उसने सबसे पहले संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख जारी किया था। जूनागढ़ अभिलेख भी पूछा जाता है, किसने जारी किया था? तो रुद्रदमन ने, संस्कृत भाषा में था। और विश्ववंश का अंतिम शासक कौन हुआ? रुद्र सिंह तृतीय था। उसके बाद है पल्लव। पल्लव यानी कि पार्थियाई। इनका मूल निवास स्थान कौन सा था? ईरान था और भारतीय स्त्रोतों में इन्हें पल्लव कहा गया है। पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो था ये गोंदोफर्निस था। इसने खरोष्ठी लिपि में तख्ते बेही अभिलेख जो था जारी किया था। ओके, गोंदोफर्निस के शासनकाल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे
और पहला संस्कृति का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेट्स प्रथम था और भारत में पहला पार्थियन शासक जो था ये माउस था। ओके, तो ये सारे पॉइंट बाकी तीनों से रिलेटेड। कुषाण वंश हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कुषाण वंश में क्या क्या हुआ था, क्योंकि पार्थियाई लोगों के बाद कौन आए थे, कुषाण आए थे। और कुषाणों की मूल सीमा कौन सी मानी जाती है, चीन की सीमा पर स्थित है तुर्किस्तान, मध्य एशिया में वही। ओके, कुषाण का हम संस्थापक पढ़ा था हमने, कुलुज कड़फेशिस था, ठीक है। उसके बाद विम किडफेशिस आया और कनिष्क आया था, और बौद्ध धर्म का मानने वाला था कनिष्क। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। एक कनिष्क का राजकवि नहीं पढ़ा हमने, कनिष्क का राजकवि कौन था, अश्वघोष था राजकवि। और राजवैद्य कनिष्क का कौन प्रख्यात है, चरक, ये भी पूछा जाता है, जिसने किसकी रचना की थी, चरक संहिता की रचना की थी, ठीक है। इसके अलावा उनके दरबार में, कनिष्क के दरबार में पार्श्व हुआ, वसुमित्र हुआ, अश्वघोष और नागार्जुन, ये बहुत दार्शनिक भी जो थे वहीं रहते थे। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, ठीक। इनकी बुक है माध्यमिक सूत्र, माध्यमिक सूत्र, जिसमें इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत जो था दिया था। फिर कुषाण वंश का अंतिम शासक पूछा जाए तो कौन था, वासुदेव जो था ये कुषाण वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। अब चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। शुंग वंश की स्थापना कब हुई थी, 184 ईसा पूर्व में, या कहीं पे आपको 185 मिलेगा, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही जो है दिया जाएगा। अंतिम राजा जो था मौर्य साम्राज्य का, द्विद्रेथ, उसको मारकर पुष्यमित्र शुंग ने इसकी जो थी क्या की थी, स्थापना की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। डिमेटेरियस, रुद्रादमन, गोंडोफर्निस और वेम। तो अभी हमने पढ़े थे डिमेटेरियस किसका था संस्थापक, हिंदी यूनानी था, ठीक है। रुद्रदमन ये शक से रिलेटेड था, जिन्होंने जूनागढ़ अभिलेख और उसमें जो सुदर्शन झील थी उनका मरम्मत करवाई थी, ठीक है। आगे गोंडोफर्निज है, तो ये पल्लव से था, और विम जो था ये कुषाण से था, ठीक है। नेक्स्ट है, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था, बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का पूछा है, तो महायान संप्रदाय का, ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति सभा हुई थी, जिसके बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, महायान और हीनयान। और महायान को फॉलो किया था किसने, कनिष्क ने, ठीक है। कुषाण वंश के महान शासक पूछे जाते तो वो भी कनिष्क थे, कनिष्क प्रथम भी जो है कहा जाता है। ओके नेक्स्ट देखिए, चरक ने किसकी रचना की थी, चरक किसके उसमें हुआ था, कनिष्क के उसमें था शासनकाल में ही, और इन्होंने चरक संहिता की जो थी रचना की थी। आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है चरक संहिता, और ये किस भाषा में है ये पूछा जा सकता है, तो ये संस्कृत भाषा में है, ठीक है। शल्य चिकित्सा के बारे में भी इसमें जो है बताया गया है। ओके नेक्स्ट देखिए, बुद्ध चरित किसकी रचना है, बुद्ध चरित। बुद्ध चरित की अगर बात करें तो ये भी एक संस्कृत का महाकाव्य है, जिसके रचयिता कौन है, बुद्ध चरित के रचयिता है अश्वघोष। अश्वघोष जो है सही हो जाएगा। इसमें क्या है, बुद्ध चरित में गौतम बुद्ध के जीवन का वर्णन जो है किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, महाविभास सूत्र की रचना किसने की थी, महाविभास सूत्र, तो महाविभास सूत्र की रचना की थी वसुमित्र ने। और महाविभास सूत्र को क्या कहा जाता है, ये मैंने आपको बताया भी था, बौद्ध धर्म का विश्वकोश। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है, महाविभास सूत्र को कहा जाता है, जिसकी रचना वसुमित्र ने की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा है। ओके जिसने वो सिक्के जारी किए थे, कुषाण, गुप्त, सातवाहन, कलचुरी। तो देखिए अच्छा सुमेलित नहीं है पूछा है इसमें, एक मिनट, तो सही जो नहीं है, कुषाणों ने स्वर्ण और ताम्र के चलाए थे, ये बिल्कुल सही है, चांदी की नहीं थे। कलचुरी ने स्वर्ण, रजत और ताम्र तीनों के चलाए थे, ये भी सही है। और गुप्त ने स्वर्ण और रजत यानी कि सोने और चांदी के सिक्के किसने जारी किए थे, गुप्त ने, और सोने और तांबे के कुषाण वंश ने, सोने चांदी और तांबे के ये कलचुरी ने। फिर है सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के, ये गलत है, सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलाए थे। कौन से सिक्के चलाए थे सातवाहन शासकों ने, चांदी के चलाए थे, तांबा चलाया था
और इसके अलावा शीशे के सिक्के भी जो थे किसने जारी किए थे, सातवाहन वंश ने किए थे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि ये सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर अंक। ओके, कनिष्क के समकालीन कौन कौन हुए वो बताना है। अश्व घोष हुआ, इसके अलावा वसुमित्र हुआ। तो अश्व घोष और वसुमित्र जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, अश्व घोष कौन थे, ये कनिष्क के राजकवि थे, राजकवि। और वसुमित्र ये कनिष्क के विद्वान थे। ठीक है, जिसने चतुर्थ बोधि संगीति की अध्यक्षता भी की थी। और कालिदास किस काल में हुए थे, गुप्त काल में हुए थे। जो गुप्त काल आएगा आगे उसमें हुए थे कालिदास। ठीक है, और कंबन जो थे ये 12वीं सदी के थे, कंबन 12वीं सदी के। ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर सैकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं। देखिए, हिंद यवन शासक, जब हिंद यवन शासक कौन था, मिनांडर। मिनांडर हमने पढ़ा था। उनकी मृत्यु के बाद जो था उसका जो पुत्र था स्ट्रेटो प्रथम, वो इतना मैच्योर नहीं था, परिपक्व नहीं था। तो उनकी पत्नी थी अगाथोकलीज। अगाथोकलीज जो थी मिनांडर की पत्नी, उन्होंने क्या किया, उस शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। ठीक है, और अगाथोकलीज ने ये जो थे चांदी के सिक्के चलाए थे और उन पर संकर्षण और वासुदेव। संकर्षण यहाँ पे क्या है, संकृष्ण जो है इसका मतलब है कृष्ण एवं बलराम। ठीक है, इनके चित्र जो थे उस पर अंकित किए थे। ठीक है, कृष्ण और बलराम के चित्र अंकित थे। तो अगाथोक्लीज जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, और अगाथोक्लीज कौन थी, हिंदी यवन शासक मिनांडर की वाइफ थी। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। अब पूछा किस हिंद यवन शासक ने सिक्के जारी किए थे, तो ये थे स्ट्रेटो द्वितीय। ठीक है, क्योंकि जो इनका पहला पुत्र था वो मैच्योर नहीं था, उसके बाद उसकी पत्नी जो थी उन्होंने अपने हाथ में ले ली। इसके बाद शासन जो था ये किसके हाथों में चला गया था, स्ट्रेटो द्वितीय के हाथों में था, जिसने शीशे के सिक्के जो थे चलाए थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। बिंबसार, मिलिंद, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत, जो तीनों के समसामयिक नहीं था, अन्य तीनों के। ओके, अन्य तीनों के। तो देखिए यहाँ पे राइट हो जाएगा मिलिंद, क्योंकि बिंबसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत ये तीनों समकालीन थे। ठीक है, प्रसेनजीत कौन था, ये कौशल महाजनपद का राजा था। कौशल का महाजनपद हमने पढ़ा है, तो ये कौशल महाजनपद का राजा था जो कि महात्मा बुद्ध का समकालीन था। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया। और मिलिंद कौन था, मिलिंद था मिनांडर। मिनांडर उसी को मिलिंद कहा गया है। मिनांडर को ही मिलिंद के नाम से जाना जाता है। और ये उत्तर भारत में इंडो ग्रीक राजा थे। तो ऑब्वियस है ये तो नहीं थे उस वक्त जब गौतम बुद्ध आया या बिंबसार हुआ, प्रसेनजीत आया। ओके, तो उस वक्त मिनांडर नहीं था, बाद में आया था। तो ये इसलिए यहाँ पे मिलिंद जो है सही हो जाएगा, इसी का नाम था। अगर यहाँ पे मिनांडर होता तो हम इजीली बता सकते थे हाँ कि भाई मिनांडर जो था तीनों के समसामयिक नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने उनका दूसरा नाम मिलिंद जो था दे दिया। ठीक, चलिए अगला देखिए, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों वर्णित हैं। तो कौन सा अभिलेख था, जूनागढ़। किस भाषा में था, संस्कृत भाषा में था। ठीक है, और सुदर्शन झील की मरम्मत ये किस अभिलेख में है, गिरनार में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। तो ये रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। शक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ है रुद्रदामन प्रथम, जिसने कहाँ पर शासन किया, गुजरात, मालवा, कच्छ, सिंध और कोंकण पर शासन किया था। और जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि मतलब उसने जो था गिरनार जूनागढ़ अभिलेख से ये पता चलता है कि जो गिरनार के निकट सुदर्शन झील थी उसका निर्माण किसने करवाया था, रुद्रदामन मरम्मत जो थी रुद्रदामन ने करवाई थी। आगे है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। किसके अभिलेख में मिलता है काव्य शैली का, तो ये मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदमन के। ठीक है, जो जूनागढ़ अभिलेख है वही है ये काठियावाड़ का रुद्रदमन।
नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो सोने के सिक्के चलाए थे कुषाण वंश के शासकों ने। ठीक, कुषाण सम्राट जो थे उसने अपनी मुद्रा के लिए चांदी के स्थान पर कौन से सिक्के चलाए थे? सोने। चांदी उन्होंने चलाया ही नहीं, सोने और तांबे के थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कनिष्क ने सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो वो है 81 ईसा पूर्व। इक्यासी ईसा पूर्व है, क्योंकि 78 में क्या हुआ था? कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था और उसके 3 साल बाद जो था सारनाथ में स्थापित किया गया था बौद्ध प्रतिमा का अभिलेख। तो 81 ईसा पूर्व जो है यहाँ पर सही होता आएगा। 78 ईसा पूर्व से क्या माना जाता है? शक संवत आरंभ हुआ माना जाता है, तो 81 पूर्व यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? स्वर्ण मुद्रा का व्यापक प्रचलन किसने चलाई थी? विम कडफिसिस ने। कुषाण वंश से था ये विम कडफिसिस। ठीक, नेक्स्ट है, शक संवत आरंभ किया गया 78 ईस्वी में, और शक संवत जो है ये भारत का राष्ट्रीय संवत भी है। और राज्यारोहण हुआ था कनिष्क महान का 78 ईस्वी में, तो वहीं से माना जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो ये 2 अश्वमेध यज्ञ की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? अयोध्या अभिलेख से मिलती है। अयोध्या अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र ने जो थे 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, और इसे प्राचीन भारत में राज सत्ता का जो है प्रतीक माना गया था। ठीक है, हाथी गुम्फा से हमने पढ़ा था कि पुष्यमित्र शुंग को किसने हराया था? नरेश खारवेल ने हराया था, कलिंग शासक ने। उसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। ओके, यही पढ़ा था हमने। ठीक है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। चलिए नेक्स्ट देखिए, विक्रम एवं शक संवत में कितना वो है अंतर? शक संवत अगर आप देखेंगे, शक संवत प्रारंभ माना जाता है 78 ईस्वी से, और विक्रम संवत माना जाता है 57 ईसा पूर्व को। ठीक है, तो दोनों ने अंतर पूछा है कितने का है, तो 78 + 57 कर दीजिए, ये हो जाएगा 135। 135 वर्ष, सॉरी ईसा पूर्व नहीं, 135 वर्ष जो है करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन क्या करता था? प्रयाग में। प्रयाग जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का संरक्षक था? तो पढ़ा था गौतमीपुत्र सातकर्णी। ओके, गौतमीपुत्र सातकर्णी के जो थे 3 गुहा लेख प्राप्त हुए थे। 2 गुहा लेख वो थे जो कि नासिक से प्राप्त हुए थे, और 1 गुहा लेख जो था ये कार्ले से प्राप्त हुआ था। ठीक है, और यहीं से जो है सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है, और ये भी पता चलता है कि गौतमीपुत्र जो सातकर्णी था ये वर्ण व्यवस्था का संरक्षक था। ठीक, ओके, नेक्स्ट देखिए, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो कनिष्क के दरबार की शोभा थे चरक और नागार्जुन भी। ठीक है, इसके अलावा कौन था? वसुमित्र था, पाशर्व था, अश्वघोष था, ये सभी जो थे समकालीन थे। ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कनिष्क। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कौन सा है? हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, ये खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ये उड़ीसा में चेदी वंश के शासक खारवेल के द्वारा स्थापित किया गया था। कौन सा वंश? चेदी वंश। ओके, और ये अभिलेख जो है हाथी गुम्फा अभिलेख भारत का पहला प्रशस्ति अभिलेख है। ठीक है, और हाथी गुम्फा अभिलेख में ही पहली बार महाराजा शब्द का जो था उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख कहाँ से मिला था? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से। ठीक है, और हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार क्या है कि खारवेल ने अपने शासक के 12वें वर्ष में पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, और किसी बृहस्पति मित्र नामक शासक को इन्होंने पराजित किया था। ओके, और इसी में ये भी जानकारी दी गई है कि इसने किसको हराया था? पुष्यमित्र शुंग को भी हराया था। ओके, वही है शायद नाम इसमें बृहस्पति मित्र है, पुष्यमित्र आएगा। वैसे पुष्यमित्र जो था उसको पराजित किया था, ये जानकारी मिलती है।
किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? कुषाणकालीन मूर्तियों का पूछा है, तो ये मथुरा संग्रहालय में है। ठीक है, कुषाण काल में जो गंधार कला शैली का जो प्रमुख केंद्र था वो कौन सा था? मथुरा था, तो इसीलिए मथुरा संग्रहालय। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, नंदों के अधीन, चोलों के अधीन, मौर्यों के अधीन या चेरों के अधीन? तो सातवाहनों ने सबसे पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, किसके अधीन? मौर्यों के अधीन। ठीक है, मौर्यों के अधीन इन्होंने काम किया था। फिर शुंगवंश आ गया, उसके पश्चात मध्य भारत में सातवाहन वंश की जो थी स्थापना हुई थी, और इसका जो केंद्र था वो आधुनिक आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र प्रदेश था, और प्रतिष्ठान जो थी ये सातवाहनों की राजधानी थी। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? देखिए, सातवाहन जो था भारत का प्रसिद्ध राजवंश था, लेकिन इन्होंने जो शुरुआत की थी वो आंध्र से नहीं की थी। जो इनकी शुरुआत हुई थी पहली, ये उत्तरी महाराष्ट्र से हुई थी। ओके, तो इसका आंसर महाराष्ट्र जो है सही होगा। क्यों? जो शुरुआत हुई थी, एक मिनट, ओके, तो महाराष्ट्र ही जो है यहाँ पर सही होगा। बाद में जो था आंध्र, उसमें किया था, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। और सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। उसके बाद उसका भाई कृष्ण, फिर कृष्ण का पुत्र सातकर्णी प्रथम गद्दी पर बैठा, फिर गौतमी पुत्र, इस तरीके से जो था वो चलता रहा। ठीक, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तो रोम के साथ जो था तमिल और चेरों का जो था व्यापार प्रारंभ हुआ था, तमिल एवं चेरों का। ठीक है, आगे हम ये चेर है या चेर वंश जो है ये उसमें पढ़ेंगे, जो संगम साहित्य है, या फिर जो दक्षिण के जो मुख्य वंश हुए उनमें आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस विद्वान ने कनिष्क की राज्यसभा को सुशोभित नहीं किया? यानी कि जो कनिष्क के शासनकाल में नहीं था। अश्वघोष भी था, नागार्जुन भी था, और वसुमित्र भी था। वसुबंधु जो नहीं था। ठीक है, ये आचार्य वसुबंधु जो थे ये कुमारगुप्त, सकंदगुप्त यानी कि गुप्त के शासनकाल में हुए थे, गुप्तों के शासनकाल में थे वसुबंधु। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, मौर्यत्र साम्राज्य हमने पढ़ा। अभी हमारे दो मेन बचते हैं, एक गुप्त वंश बचता है और दूसरा जो संगम साहित्य है, या दक्षिण में जो भी शासन रहा, कौन कौन से वंश हुए दक्षिण में, ठीक, उनके बारे में पढ़ेंगे। दो टॉपिक हैं प्राचीन भारत से, उसके बाद हमारी प्राचीन भारत कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम मध्यकालीन भारत करेंगे। ओके, तो ये था टॉपिक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।